कैसे हो बच्चों, मेरा नाम है विकास और आज आप सभी की 10th क्लास की पहली क्लास है। तो आप सभी के लिए सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक 10th क्लास के लिए। और जैसा कि ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो इसको बहुत ही इजी वे में मैं लेके चलूंगा ताकि आप सभी को समझ में आए। थोड़ा बहुत नोट्स भी बनाऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके उसको लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले 10th में आ गए हो, आसान चैप्टर्स की बात करते हैं या हार्ड की बात करेंगे, मीडियम की बात करेंगे। तो 10th में ऐसा कुछ नहीं है जो हार्ड हो, सब कुछ आसान है। पहला तो ये मान के चलना। दूसरा, आपकी जो साइंस है वो 3 भागों में बटी हुई है। जो स्टार्टिंग के चैप्टर है, ये मैं एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूँ, जो स्टार्टिंग के शुरुआत के चैप्टर 1 से लेके हैं वो स्टार्टिंग वाले चैप्टर केमिस्ट्री है, और जो मिड वाले हैं, बीचों बीच वाले, उनको हम बायोलॉजी बोलते हैं, बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं वो। और जो कुछ लास्ट चैप्टर्स हैं वो हमारे फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बटा हुआ। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। चैप्टर का नाम पहले समझते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि चैप्टर में है क्या, एक एक करके सारे बात करते रहेंगे, ठीक है। तो बिना देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, अगर हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की बात करेंगे, इसमें 2 चीजें हैं, पहला केमिकल रिएक्शन और दूसरा इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है पहले वो सीखते हैं, उसके बाद सीखेंगे कि इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें, हमने कहा कि केमिकल से जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब कोई भी चीज है, ठीक है, पुरानी चीजें रखी हुई हैं, उन सभी को, ठीक है, आपने नया बना दिया, मतलब उससे कुछ सामान बना दिया, नई चीजें बनाई, उन नई चीजों की जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी पुराने वालों से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, हमने कहा दूध है, ठीक है, वो दूध से हमने क्या बना दिया, दही बना दिया। तो आप देखोगे जो दही की प्रॉपर्टीज है वो ऑल टोटली क्या है, डिफरेंट है, किससे, दूध से। तो हमने कहा कुछ चीजें ली हमने और उससे हमने कुछ नई चीजें बना दी, तो उससे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने चाय पत्ती और चीनी और ये सब लिया, ठीक है, पानी लिया, सब कुछ लिया, उन सभी को मिलाकर आपने नया बनाया वो चाय। क्या एक तरफ मैं चाय रखूं और एक तरफ चीनी रखूं, क्या दोनों की प्रॉपर्टी सेम है? नहीं ना, उसमें लिक्विड भी है, सॉलिड पार्टिकल्स है। तो कहने का मतलब है, अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन की, किसकी बात करूं, केमिकल रिएक्शन की, तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, कोई भी नया प्रोडक्ट बन रहा है एंड द प्रॉपर्टीज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ओल्डर, तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, हमने कहा कि कभी भी यदि नया प्रोडक्ट बना, ठीक है, आर फॉर्म्ड विथ न्यू और डिफरेंट, नया भी हो सकता है या फिर अलग हो सकता है। व्हेन न्यू प्रोडक्ट्स, नया प्रोडक्ट बन रहा है, आर फॉर्म्ड विथ न्यू और डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी नया चीज बना, उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो पूरी अलग थी, ठीक है, बाय वन एंड मोर सब्सटेंसेस। इसका मतलब क्या होता है, पूरी लाइन का मतलब एक या एक से अधिक चीजें हमने ली और हमने क्या करा, उसको कंबाइन कर दिया या उससे रिएक्शन कराया और कुछ नई चीजें बनी, नया प्रोडक्ट बना जिसकी प्रॉपर्टी पुराने वाले से बिल्कुल भी डिफरेंट थी। तो हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। समझने पर बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे डाइजेशन है, ठीक है, कार्ड है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में लिखे हुए हैं, इसको देख लेना। तो हमने कहा कि केमिकल रिएक्शन, तो हमें पता चल गया कि रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है। अब हम ये कैसे पता लगाएं कि रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसके लिए 4 बातें हैं। यदि इन 4 बातों में से एक भी बात हो रही होगी तो आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, और नहीं तो नहीं हुआ, ठीक है। कौन कौन सी बातें हैं, सबसे पहले कंडीशंस देख लो क्या क्या है। अगर हम पहला बात करेंगे तो पहला लिखा है चेंज इन स्टेट। क्या लिखा है, चेंज इन स्टेट। हमने कहा स्टेट को हमने क्या करा, चेंज कर दिया, स्टेट को चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर सकते हैं, जब हमने कोई सब्सटेंस लिया था, कोई भी चीज ली थी, कोई भी सामान लिया था, मान लीजिए वो सॉलिड में रहा होगा और रिएक्शन होने के बाद वो क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो ये अवस्थाएं होती हैं, स्टेट 3 चीजें होती हैं, एक होता है हमारे पास सॉलिड, फिर दूसरा आता है हमारे पास लिक्विड और तीसरा आता है हमारा गैस। तो जो स्टेट्स होती हैं, जिसे हम स्टेट ऑफ मैटर भी नाम से जानते हैं, 9th में आप लोगों ने
पढ़ा होगा। तो ये तीन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यदि ये आपस में इंटरचेंज हो रही है, कोई भी चेंजेस आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, दूसरी बात पे यदि हम अपने आते हैं तो दूसरी बात की बात फोकस करते हैं। दूसरा है हमारा चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, देखो ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है, चेंज इन कलर। कलर का मतलब आप सभी जानते हो कि रंग बदलना, गिरगिट में रंग बदलना, केमिकल चीजों का रंग बदलना। ठीक है, जैसे हमने कहा कि कोई भी चीज हमने लिया, उसका कलर पहले ब्लू था, उसके बाद जब रिएक्शन करा, आप अगर चैनल पे जाओगे तो मैं एक रिएक्शन कर रहा था, उसमें आप देखोगे तो वो पहले ग्रीन हुआ, पर्पल हुआ, पिंक हुआ, ब्राउन हुआ, चेंज होता रहेगा। शॉर्ट वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन देख लेना कैसे चेंज होता है। मैंने खुद ही केमिकल में मिलाया था तो हो गया था। अब इसमें क्या है, हमने कहा कि कलर चेंज हो रहा है। यदि कलर भी चेंज हो रहा है, पहले कुछ और कलर का था, अब कुछ और कलर का हो गया, तब भी हम क्या कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, अगर आ जाओ तीसरे की बात करते हैं हम, तो हमारा तीसरा आता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब आप सभी जानते हैं, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं और क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर टेम्परेचर की बात करा, हमने कहा कि जब हम उस सब्सटेंस को लिए, तो वो जो सब्सटेंस था या कोई भी चीज था, ठीक है, वो मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस में था। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस में था। आफ्टर रिएक्शन ये कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। मतलब टेम्परेचर में इंक्रीमेंट, टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया। यदि टेम्परेचर बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तब भी हम क्या कहेंगे कि क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये तीनों किसी समझ में है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। द लास्ट वन इज दैट, लास्ट क्या है हमारा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसका मतलब क्या है, गैस का इवॉल्व होना। क्या होना, गैस का इवॉल्व होना, मतलब रिएक्शंस हो गया, उसके बाद यदि गैस रिलीज हो रही है आफ्टर द रिएक्शन। आप जब पढ़ोगे इस चैप्टर में, जब हम कोई भी रिएक्शंस लिखेंगे, तो लिखने में आप देखोगे लास्ट में लिखा रहेगा जैसे कि H2 रिलीज हो रहा है, या O2 रिलीज हो रहा है, या और भी बहुत सारी गैसेस है, नाइट्रोजन रिलीज हो रही है। तो ये जो गैसेस हैं, यदि ये सब रिलीज हो रही हैं, इवोल्यूशन हो रहा है गैस का, तब भी हम क्या कहेंगे कि क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। इतना समझ में आया, बहुत बेसिक सा छोटा सा चीज था कि हमने कैसे बताया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आगे। अब उसके बाद देखो, अगर हमें पता लग गया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले कि केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या चीजें मिलती है। अभी हमने बात किया था कि कुछ चीजें हमने मिलाई और कुछ बन गया, तो जो बना या जो मिलाई उनका भी एक नाम होता है। क्या होता है नाम, देखो सबसे पहला आता है हमारा रिएक्टेंट। क्या आता है, रिएक्टेंट। ठीक है, अगर हम रिएक्टेंट की बात करेंगे, क्या करेंगे, रिएक्टेंट की बात करेंगे, तो हम ये लिख सकते हैं द सब्सटेंस, the substance which take participate in any chemical reaction। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज यदि हमने, ठीक है, उसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराया, तो उससे हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। दूसरा देखिए क्या चीज होता है हमारा, दूसरा आता है प्रोडक्ट। क्या आता है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या चीजें होती हैं, प्रोडक्ट तो आप सभी जानते हैं, छोटी बहुत कॉमन सा नेम है। हमने क्या कहा, द न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म, जो नया सब्सटेंस बना, ठीक है, जो नया सब्सटेंस बना उसी को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि मान लीजिए हमने दिया Zn+H2SO4, आपकी एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। हमने कहा कि अगर हम इनको मिलाते हैं तो हमारा जो बनता है वो बनता है ZnSO4 प्लस में H2। देखो अभी मैंने आपको बात कहा था कि H2 रिलीज हो रहा है, गैस रिलीज हो रहा है, तो इस केस में हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, देखो जितना भी इस तरफ रहेगा, आप जानते हो अगर मैं ये खड़ा हूँ तो ये मेरा राइट हैंड साइड, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड जो रहेगा LHS इसको बोलेंगे, और जो राइट साइड में रहेगा उसको हम बोलेंगे RH और S। ठीक है, ये चीज पता चली, LHS और RHS। उसके बाद अगर हम इसके नाम की बात करते हैं, तो अभी मैंने बताया कि जो चीजें मैंने लिया, पार्टिसिपेट करवाया, ठीक है, किसके अंदर, केमिकल रिएक्शन में, वो क्या कहला जाएगा, कि ये सारा का सारा जो भी मैंने लिया था वो सारा मेरा क्या रहेगा, रिएक्टेंट।
ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। जो आप ले रहे हो किस तरफ, LHS साइड, वो आपका क्या रहेगा, रिएक्टेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसी की बात को पलटा, मैंने कहा कि अब हमें बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट क्या था, न्यू सब्सटेंस जो क्या हो रहे हो, फॉर्म हो, तो क्या बना, ये बना। तो इस पूरे के पूरे चीज को जो हमने RHS रखा था उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, सुनो। सबसे पहला जो LHS में आए जिसको हम रिएक्टेंट कहेंगे, दूसरा जो RHS में आए जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। ठीक है, आगे इसको भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब आगे देखो, आगे की बात ये रहेगी कि सबसे पहले तो हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, कैसे पहचानते हैं वो भी पढ़ लिया। ठीक है, क्या रिएक्टेंट होता है, क्या प्रोडक्ट होता है वो भी देख लिया। अब जो आगे आने वाली ये है, जब हम किसी भी चीज को पढ़ लेते हैं तो उसको लिखने का तरीका भी तो मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए, लिखने का तरीका। तो उस तरीके को हम इक्वेशन की फॉर्म में लेते हैं। अब चैप्टर का मतलब आपको समझ में आया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इक्वेशन के फॉर्म में हम उसको क्या करेंगे, लिखने का तरीका मानेंगे। कैसे मानेंगे, दो तरीके हैं। ठीक है, कैसे कैसे देखिए। सबसे पहले हमने कहा कि ये हमने लिखा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। तो हमने कहा यदि केमिकल रिएक्शन है तो उसको दो तरीके से ले सकते हैं, पहला और ये दूसरा। यदि मैं पहले की बात करूंगा तो पहला है वर्ड फॉर्मेट में, किसमें, वर्ड फॉर्मेट में। और अगर हम दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा हमारा जो रहेगा वो रहेगा केमिकल फॉर्मेट। कोई लिखता है इसको केमिकल फॉर्मेट में, तो कोई लिखता है इसको आपका एक नाम आता है इसका फॉर्मूला फॉर्मेट, क्योंकि जो हम लिखने वाले हैं वर्ड उन्हीं के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। जो अभी एग्जांपल लिया था उसी एग्जांपल को दोबारा उठा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखना कैसे। सबसे पहले हमने कहा कि हमने लिया वर्ड फॉर्मेट। क्या लिया हमने, वर्ड फॉर्मेट। तो वर्ड फॉर्मेट में हम जब मिला रहे थे तो हमने कहा सबसे पहले तो हमने लिया जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो बनेगा मेरा जिंक सल्फेट प्लस में, पहला तो देखो जिंक सल्फेट बना, दूसरा क्या रहेगा हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, तो हमने दो जो अभी हमने एग्जांपल लिखा था उसी को हमने पहले क्या कहा, जिंक सल्फेट लिया। इन दोनों को मिलाऊंगा तो जिंक सल्फेट बनेगा प्लस में हाइड्रोजन बनेगा। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है। अब ये जो मैंने लिखा नाम में, पूरा इतना बड़ा बड़ा नाम लिखा, तो ये जो नाम था ये वर्ड फॉर्मेट था। क्या था, वर्ड फॉर्मेट था। और अगर हम इसी को दूसरे में लिखें, दूसरे में जैसे जिंक को मैंने लिखा Zn और सल्फ्यूरिक को लिखा मैंने H2SO4, और मैंने कहा ये बनेगा हमारा जिंक सल्फेट, मतलब ZnSO4 बना प्लस में H2। यदि मैंने ऐसे लिखा तो ये आपका कौन सा हो गया, केमिकल फॉर्मेट या फिर फॉर्मूला फॉर्मेट। ठीक है, तो ये हमारा केमिकल वाला हो गया और ये हमारा वर्ड वाला हो गया। ठीक है, अब जो अभी आपने चीजें सीखी, तो चीजें क्या सीखी, इधर की जो चीजें रहेंगी उसको हम LHS बोलते हैं, जिसका नाम होता है हमारा रिएक्टेंट। क्या नाम होता है हमारा, रिएक्टेंट। और अगर हमने इधर की बातें करी, इधर जो आया सारा का सारा वो हमारा RHS था, जिसका नाम हमने क्या बोला था, प्रोडक्ट बोला था। ठीक है, तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हो गए। तो बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन था उसको दो पार्टों में बांटा गया, एक तो वर्ड फॉर्मेट, दूसरा केमिकल फॉर्मेट। यदि वर्ड फॉर्मेट की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक अगर हम मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। और हमने कहा यदि हम केमिकल फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले हमने जिंक लिया, Zn बना दिया उसको। क्यों, क्योंकि Zn इसका क्या है, सिंबल है, तो सिंबल के फॉर्म में लिखना और हमारा केमिकल फॉर्मेट करा जाएगा, और पूरा पूरा नाम के फॉर्मेट में लिखना हमारा वर्ड फॉर्मेट करा जाएगा। ठीक है, इधर की सारी चीजें हमारी रिएक्टेंट रहेंगी, इधर की सारी चीजें हमारी प्रोडक्ट रहेंगी। यहां तक समझ में आया, इसको भी नोट डाउन कर दो। ठीक है, हम ये बात कह सकते हैं कि जितना भी केमिकल रिएक्शन था, क्या था, केमिकल रिएक्शन था, उसको जो हमने लिखने का तरीका बताया वो हमारा केमिकल इक्वेशन रहेगा। तो केमिकल इक्वेशन एक ऐसी चीज है या एक ऐसा फॉर्मेट है जिसकी वजह से हम अपने केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉपी पे, जिसके अंदर जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा वो सारे रिएक्टेंट रहेंगे, और जो हमारे राइट हैंड साइड रहेंगे वो सारे के सारे हमारे प्रोडक्ट रहेंगे। ठीक है, अब इतनी बातें तो हो गई। उसके बाद हमने कहा कि एक एग्जांपल है, जैसे कि हमने रिप्रेजेंट करना सीख लिया, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया। क्या लिया, एग्जांपल। तो एग्जांपल हमने लिया, हमने कहा
कि Fe प्लस में H2O यदि हम मिलाते हैं तो हमारा बनता है Fe3O4 प्लस में H2 बनता है। ठीक है, ये एक रिएक्शन है जिसके अंदर आप देखोगे कि आयरन है, यहाँ पे Fe है और H2 मिल रहा है तो Fe3O4 बन रहा है और H2 बन रहा है। अब इतनी बातें तो देख ली, ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस बार का जो टॉपिक है वो है बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, जो पेपर में जरूर आता है, तो ध्यान से देखना कैसे बैलेंस करते हैं हम। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, सॉरी इक्वेशन लिखो, केमिकल इक्वेशन। देखो अगर आप पहली बार अगर इसको पढ़ रहे हो तो आपको कुछ बातें और पता होनी चाहिए। वो बातें ये हैं कि अगर हमने कहा बैलेंसिंग करना है किसी भी केमिकल इक्वेशन को, तो उसके लिए हमें ये बात पता होना चाहिए कि हम बैलेंस ही क्यों कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बैलेंस ही क्यों कर रहे हैं। उसके लिए एक चीज आता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोल सकते हो, एटम बोल सकते हो, जो समथिंग आपको जो अच्छा लगे। ठीक है, एटम बोल सकते हो या फिर और भी समथिंग कुछ भी बोल सकते हो। देखो सिंपली कहने का मतलब क्या है इस लाइन का, इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि ये पूरा रिएक्शन होते समय जितना इसका वेट था, जितना इसमें एटम से, उतने ही रिएक्शन होने के बाद भी रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं आता। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, कि कभी चेंज ना हो सके। बट अगर हमने कहा कि चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है? चेंज नहीं हो रहा इसका मतलब है कि इधर वाला जो आपका रिएक्टेंट था वो उसके सारे के सारे एटम प्रोडक्ट के टोटल एटम के बराबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हम देखो Fe है, एक इकलौता Fe का एटम है, लेकिन यहां देखूंगा तो Fe के 3 एटम है, डिफरेंसेस आ गया। अगर मैंने कहा यहाँ हाइड्रोजन पे 2 एटम है तो यहाँ भी हाइड्रोजन पे 2 एटम, ये तो इक्वल है, चलो इसको हटा दो। अगला है ऑक्सीजन का, यहाँ 1 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन पे 4 एटम है। ओके, मतलब 4 एटम है। तो हमने देखा यहाँ पे वेरिएंस आ रहा है, मतलब चेंजेस आ रहा है, अलग अलग है। अगर अलग अलग रहेगा तो हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एटम्स है वो बराबर नहीं है। तो 2 किस्म के इसको बांटे गए हैं। यदि बराबर रहेंगे तो उसको हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैलेंस केमिकल रिएक्शन। और लेकिन अगर बराबर नहीं हुए तो उसको स्केलेटल बोल सकते हो या फिर अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन कह सकते हो। तो बैलेंस करने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि हमेशा कंजर्व होना चाहिए थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शन। पूरे केमिकल रिएक्शन के दौरान पूरा का पूरा बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होने के लिए कुछ नियम्स हैं, स्टेप्स हैं, तरीके हैं। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए ये मेरा Fe था प्लस में H2O था और हमारा बन रहा था Fe3O4 बन रहा था प्लस में H2 बन रहा था। तो जो भी चीजें लिखी हैं उनको आप पहले तो एक बॉक्स में बंद कर दो। क्या कर दो? बॉक्स में बंद। मैंने देखो Fe को बंद करा, फिर उसके बाद H2O को बंद करा, फिर मैंने Fe3O4 को बंद करा, फिर मैंने H2 को बंद करा। तो जिनको आपने बंद कर दिया उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। मतलब इसके अंदर अगर Fe3O4 है तो इस पूरे को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। आपको कुछ भी नंबर नहीं बढ़ा सकते, उसके अंदर कुछ भी घटा नहीं सकते, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपको जो भी करना है वो आप इसके आगे कर सकते हो, इसके आगे कर सकते हो, इसके आगे, इसके आगे। अब एक टेबल बना लो। सबसे पहले क्या करो, ऐसे करके एक टेबल बना लो। यहाँ पे लिखो एलिमेंट्स, लिख दिया हमने एलिमेंट। एलिमेंट लिखोगे या तो आप रिएक्टेंट के एलिमेंट ले लो या तो प्रोडक्ट के ले लो, दोनों तरफ सेम एलिमेंट्स ही होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने Fe की बात करी तो हमारा पहला Fe है, दूसरा H है और तीसरा O है। तो 3 एलिमेंट्स है हमारे पास, तीनों को ऐसे लिख लो। उसके बाद देखो एटम्स कितने हैं। यहाँ पे अगर मैं एटम्स की बात करूंगा तो देखो यहाँ पे 1 है, ये हमारा मान रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में देखा तो कितने हैं? 3 है। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, वहां पे भी 2 है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा ऑक्सीजन की तो यहाँ पे 1 है और वहां पे 4 है। तो जो इस टेबल का बनाने का मतलब ही यही होता है कि इधर बराबर होना चाहिए। मतलब इस लाइन में भी बराबर, इस लाइन में बराबर, इस लाइन में बराबर। हम देखेंगे तो ये बराबर है, लेकिन ये और ये बराबर नहीं है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर पहले जो बाकी लोग बचे, पहले आप उनको बराबर करिए, बाद में इनको। अब अगर आपको ध्यान में दिख रहा हो तो यहाँ देखो 3 है, प्रोडक्ट में कितने? 3 है, रिएक्टेंट में 1 है सिर्फ। तो आप ये नहीं कर सकते उस समय कि मैं क्या करूं, इसमें 2 और जोड़ दूं तो 3 हो जाएगा। जोड़ना इज नॉट अलाउड, बोले तो एडिशन इज नॉट अलाउड। आपको बिल्कुल भी जोड़ना नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे हमने लिखा था 3,
यहाँ पे लिखा एक, तो एक में किसकी मल्टीप्लाई कर दो कि 3 हो जाए, 3 की। हमने किसकी मल्टीप्लाई कर दी, 3 की। तो जो हमारा रिएक्शन था, ठीक है, ये हमारा रिएक्शन था, हमने कहा Fe प्लस में H2O, उसको ऐसे लाइन खींच के लिखा Fe3O4 प्लस में H2। फिर से सभी को बंद कर दो। बंद करने का मतलब एक ही चीज है, आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने बंद कर दिया सभी को, और जब बंद हो गया तो हमने देखा कि जो मल्टीप्लाई करनी थी वो रिएक्टेंट में Fe वाले के साथ मल्टीप्लाई करनी थी। कितनी की मल्टीप्लाई, 3 की, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखोगे आप तो ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, इधर इधर सारे बराबर हो गए। अब आगे की जो बात करते हैं, ये भी बराबर है, इस वाले पे आ जाओ। यहाँ आप देखोगे एक है, यहाँ पे कितने हैं, 4 है, एक है यहाँ पे कितने हैं, 4। तो अगर मैं यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करूँ तो बराबर हो जाएगा, डिलीट कर दिया 4 की मल्टीप्लाई, 4 4 हो। अब मैंने कहा किसमें करा है, रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट में किसमें, O वाले के साथ, तो O तो बीच में। अब यहाँ आप बीचों बीच में मत मल्टीप्लाई कर देना। बॉक्स जो मैंने बनवाया था वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनवाया था कि जो आप मल्टीप्लाई करोगे ए वाले, वो आप यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई। अब मेरे बोर्ड के हिसाब से यहाँ पे जो बनाया मैंने, उसके हिसाब से तो बैलेंस हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार चेक करके देखेंगे कि बराबर है या नहीं है। देखो चेक करने के लिए यहाँ पे फिर से एक बॉक्स बना लो ऐसे करके, ठीक है, दिख रहा है। और बॉक्स बनाओ तो फिर से यहाँ पे क्या लिखो, एलिमेंट लिखो, ठीक है, और यहाँ पे लिखो आप रिएक्टेंट, यहाँ पे लिखो प्रोडक्ट। एलिमेंट्स तो वही रहेंगे, बदलेंगे नहीं। यहाँ पे Fe था, यहाँ पे S था, यहाँ पे O था, बस यहाँ पे लिख लेना चेक बॉक्स, ठीक है। इसको आप चेक कर रहे हैं। चेक करते समय आप ध्यान से देखना। अब देखो ये जो आपका नया वाला बना, इसमें चेक करना है, इसमें नहीं चेक करना, आपको इसमें चेक करना है। यहाँ देखोगे Fe 3 है, तो मैंने कहा 3 है, तो रिएक्टेंट में 3। प्रोडक्ट में भी देखोगे 3 है, तो मैंने प्रोडक्ट में भी 3 लगा दिया, ठीक है। हाइड्रोजन में होगा तो 2 यहाँ है, 4 यहाँ, तो 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, यहाँ पे यहाँ पे देखूंगा तो 2 है, तो 2 है। उसके बाद मैंने कहा ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ कितना है, 4। अब देखो अगर आप इस बॉक्स को ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखने का आपको क्या मिलेगा कि Fe बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, लेकिन ये तो बिगड़ गया। अरे अब क्या हो गया, अब तो गलत हो गया। नहीं, गलत बिल्कुल नहीं हुआ है। ये आपने इसको बराबर कर दिया। मैंने पहले ही बताया था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाद में आपको बैलेंस करना है, सबसे पहले आपको जो बैलेंस करना है वो हैवी एलिमेंट्स को बैलेंस करता है, ये नियम है। अगला हमारा जो आया, अगले में देखोगे तो अगला हमारा रहेगा Fe प्लस में H2O, उसके बाद हमारा बनेगा Fe3O4 प्लस में H2। मैंने कहा था इन सभी को बॉक्स में बंद रखना हमेशा, नहीं तो गड़बड़ तो होनी ही नहीं भैया। तो हमने बंद कर दिया, जल्दी जल्दी बंद हो जाओ भाई, ये बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने कहा यार 3 लगाया था तो उनको भी लगा दो, वो तो अपनी जगह पे आ गए तो हाई रहने देंगे। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है। तो मैंने कहा यदि इस 2 में मैं 4 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 8 हो जाएगा भैया, तो 8 हो जाएगा। ये कौन है, प्रोडक्ट है, और ये कौन है, हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट की साइड भागो भैया, हाइड्रोजन के पास 4 की मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दिया 4 की मल्टीप्लाई। अब चेक करोगे आपका बराबर रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा 3Fe प्लस में 4H2O, और ये बनेगा हमारा Fe3O4 प्लस में 4H2। देखो यहाँ तक तो आपने बैलेंस कर दिया। उसके बाद कहते हैं फिजिकल स्टेट लगाना, मतलब यदि इनमें से कोई सॉलिड है तो उसमें ऐसे ब्रैकेट में स्मॉल सा s लिख दो, लिक्विड है तो ब्रैकेट में ऐसे L लिख दो, और अगर गैस है तो ब्रैकेट में ऐसे G लिख दो, एक्वास है तो एक्वास ब्रैकेट में ऐसे लिख दो। तो ये सारी की सारी चीजें उनके पीछे आप लिख सकते हो। बाकी ये आपका आंसर है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपनी क्लास में अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना कि हम बैलेंसिंग कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, इसको लिख लेना आप लोग, ठीक है। ऐसे ही लिख लेना, अलग अलग कलर का पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ा सा अच्छा लगता है लिखने में। लिख लिया, ठीक है, आगे बढ़ो। देखो हमने ये तो पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, वगैरह वगैरह सब तो पढ़ लिया। लेकिन जब ज्यादा चीजें हो जाती हैं, अब हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन तो बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी चीजें। जब बहुत सारी चीजें होती हैं तो उसे कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, और कॉम्प्लेक्सिबिलिटी किसी की हम इजी वे में पढ़ना चाहते हैं तो हमें उसको टाइप्स में बांटना चाहिए। क्या चाहिए, टाइप्स में बांटना चाहिए। जो आसान सेम चीजें हो, सेम तरीके के रिएक्शन हो, उनके एक ग्रुप में रख दो, बाकी जो सेम वाले उनको एक, बाकी जो सेम वाले उनको एक। तो इसके बेसिस पे ही आज हम
टाइप्स पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन है वो उसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं वो देखने वाले हैं। अगर हम सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो जो हमारा पहला टॉपिक है सबसे, उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें लिखा है शब्द जो जुड़ा है उससे, देखो ये लिखा है कंबाइन। क्या लिखा है? कंबाइन। तो कंबाइन का मतलब होता है बेसिकली ऐड करना। हमने कहा इसका मतलब क्या होता है? ऐड करना। तो कोई भी दो चीजें हैं, जैसे कि अगर हमने कहा ए है और बी है, उन दोनों को जोड़कर हमने सी बना दिया, ए है बी है उन दोनों को मिलाकर सी बना दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब दो रिएक्टेंट थे, कितने थे? दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, बस एक नहीं रहेगा, एक से ज्यादा ही रहेंगे। यदि एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ये लिख सकते हैं कि when two or more reactants are combined together, then we can say that this reaction is कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गया तो दो लोग थे, उनको जोड़ दिया। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल अगर हम लेते हैं, हमने कहा कि एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो ये दे सकते हो, चलो मान लो कार्बन था, गैसियस फॉर्म में था, उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, ये भी गैसियस में था, और दोनों मिलाकर CO2 बन गया, ये भी गैस में ही बना। अब अगर आप इस एग्जांपल को ध्यान से देखोगे तो कार्बन है और ये हमारा क्या है? ऑक्सीजन है, और दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं। इसको हम बर्निंग ऑफ कोल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बर्निंग ऑफ कोल। लिख लेते हैं, बर्निंग ऑफ कोल। ये बर्निंग ऑफ कोल के नाम से भी जाना जाता है। अगला हम बात करेंगे कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, इसी के अंदर एक और चीज आता है जिसका नाम होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या नाम होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे होता है? देखो, EXOTHERMIC, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी मैंने एक चीज, छोटी सी चीज बताई थी आपको। क्या बताई थी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे हम पढ़ सकते हैं। इसको दो हिस्सों में बांट लो, पहले एक्सो देन थर्मिक। अगर एक्सो की बात करेंगे तो एक्सो मतलब होता है एग्जिट, थर्मो की बात करेंगे तो थर्मो का मतलब होता है हीट या फिर एनर्जी, ठीक है। तो यदि कोई भी हीट या फिर एनर्जी एग्जिट आउट हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। या फिर एनर्जी हो सकती है, रिएक्शन होने के बाद जब कोई चीज निकले तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो हम डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि व्हेन हीट और एनर्जी will release in any chemical reaction। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वो क्या कहना जाएगा? हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहला जाएगा। अगर एक एग्जांपल लें तो और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल ले लेते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। हमने कहा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर उसका रिएक्शन लिखते हैं तो ये रिएक्शन इस तरीके से आ सकता है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस में तो मीथेन CH4 है, उसको गैसेस में जलाया गया। जलाएंगे तो O2 के प्रोसेस में जलेगा, जो कि O2 क्या है? हमारा गैस है। और जब जलेगा तो सबसे पहले तो CO2 निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस में, प्लस हमारा 2H2O बनेगा, ये भी हमारा गैस में रहेगा, प्लस में हीट निकलेगा। क्या निकलेगा? हीट में। उसी हीट का हम आगे चल के इस्तेमाल कर सकते हैं और खाना बनाने या फिर इलेक्ट्रिसिटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि मीथेन से कैसे गैस बनाई और एनर्जी बनाई जाती है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मेनली एक्सोथर्मिक भी आता है जिसके अंदर हीट रिलीज होती है। अगला इसका पार्ट है हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो, अगर हम उसके बाद सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड आता है हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन का मतलब अगर हम बात करें तो देखो, डीकंपोज लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? डीकंपोज। डीकंपोज का मतलब होता है ब्रेक करना या फिर तोड़ना।
ठीक है, ब्रेक करना या तोड़ना, जैसे हमने ए लिया था, ए कोई भी सब्सटेंस था, उसको हमने तोड़ा किसमें, बी और सी में। तो कभी भी एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है तो उससे हम क्या कहेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमने कहा लाइमस्टोन था, उस लाइमस्टोन का मतलब CaCO3 था, उसको हीट देके तोड़ा गया तो CaO बना और प्लस में CO2 गैस रिलीज हुई, इसे हम क्यूटलाइन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे एक ही रिएक्टर था, टूट के दो प्रोडक्ट बनाया, तो ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मेनली हमने 3 तरीके देखने हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक, थर्मल और फोटोलाइटिक। उससे पहले एक बात बताता हूं, यहाँ पे हमने पिछली केस में पढ़ा था एक्सोथर्मिक, हमने क्या पढ़ा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब मैंने बताया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में, एंडो मतलब होता है एंट्री, एंडो का मतलब एंट्री, इसमें हमें हीट या फिर जो हमने एनर्जी ली थी उसको हमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हो, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं, मान लो अगर आपका दोस्त है, आपको उसका सर फोड़ना है, तो आपको अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी ना सर फोड़ने के लिए, समझ गए ना, फोड़ने में चलेगा ना। तो अगर एनर्जी देनी पड़ेगी तो वो कौन सा कहलाया जाएगा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में ये सारे के सारे आते हैं, डीकंपोजिशन भी इसी में आता है। जैसे पहला केस मैंने कहा थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, यहाँ लिखा है थर्मल, थर्मल का मतलब होता है डायरेक्टली हीट। तो अगर मान लो डीकंपोजिशन रिएक्शन करा रहे हैं, हम किसी भी चीज को हम तोड़ रहे हैं, तो तोड़ते समय यदि हम हीट का मदद लें तो उसे हम थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे फेरस सल्फेट था, FeSO4 था, उसको हमने हीट देके तोड़ा तो Fe2O3 बना, SO2 बना और SO3 बना, ये गैस थे। इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं और इसको फेरस सल्फेट बोलते हैं। तो जब हमने तोड़ा हीट देके तो वो थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन हुआ। अगले जब हमने बात करी तो अगला जो हमारा था इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो हम ये कह सकते हैं सिंपली कि इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। यदि रिएक्शन हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी दे के तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, डीकंपोजिशन कर रहे हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। लेकिन अगर यही डीकंपोजिशन, यही जो तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, यदि सनलाइट की वजह से हो, किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से हो, तो सनलाइट में हमारा फोटो आता है, कहीं भी यदि फोटो लिखा हुआ देखो तो आप समझ जाओ उसे हम सनलाइट ही बोलते हैं। अगर सनलाइट की वजह से तोड़ा, जैसे AgCl था, उसको सनलाइट देके तोड़ा गया, Ag और Cl2 में तोड़ा गया, तो ये जो डीकंपोजिशन रहेगा ये आपका फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन रहेगा। इसको देख लो एक बार, ठीक है। ये 2 तरीके के हमने पढ़ लिए हैं। अगला जो आएगा, ठीक है, उसको देखेंगे। अब हम अपने थर्ड टाइप से बढ़ते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन का ही तीसरा पार्ट है, जिसे नाम दिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो नाम से ही मैंने पहले बताया था कि आपको नाम से ही आपको समझना है। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डिस्प्लेस का मतलब होता है उसकी पोजीशन को चेंज करना। तो हम क्या कर सकते हैं कि पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं इस वाले को। सबसे पहले मैंने कहा कि मान लीजिए यहाँ पे ए कोई बैठा था और ये बी और ये सी वाले दोनों एक साथ थे। क्या थे, ए था और बी और सी थे एक साथ। यहाँ पे रख लेते हैं हम, जैसे ये ऐसे था और इसको चेंज कर देते हैं, इसका कलर हमने डाल दिया ए, ठीक है। अब ये होता क्या है उस पर नजर मारते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको बस इतना देखना पड़ेगा। मान लीजिए कि 2 बच्चे पहले से बैठे हुए हैं और दोनों दुबले पतले बैठे थे और आप गए या आपका कोई मित्र गया, वो थोड़ा सा हेल्थी था पर ताकतवर था, उसने क्या करा, उसको आगे की सीट अगर मान लीजिए चाहिए था, वो जाएगा, उसको मार के धक्का देगा और धक्का देते ही अपने बैठ जाएगा। तो इसका मतलब जो ज्यादा ताकतवर रहेगा वो उसकी पोजीशन ले ली और दोस्ती उससे होगी। या आप इसको पैसे से भी रिलेट कर सकते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा उसके पास दोस्ती बढ़ जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा कि ये 2 दोस्त बैठे हुए थे, इनकी दोस्ती अच्छी थी। एक पैसे वाला इंसान यहाँ पे आया इनके बीच में और दोस्ती के बीच में दरार आई। जो गरीब वाला था वो हट गया और जो अमीर वाला था और जो वो था, दोनों के दोनों दोस्त बन गए। तो डिस्प्लेसमेंट हुई, मतलब पोजीशन का चेंज होना। तो यहाँ पे ये जो ताकतवर की बात मैंने कही, वो ताकतवर जो है वह एक्चुअल में हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिव की बात करते हैं। तो हमने हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिव की बात करते हैं। ये हमने मोर पे अगर हम बात करते हैं, मोर रिएक्टिव हो और दूसरा क्या हो, लेस रिएक्टिव हो, इन दोनों में बात करते हैं। रिएक्टिविटी का मतलब होता है सिंपली कौन जल्दी रिएक्शन कर सके। जो जल्दी रिएक्शन कर लेगा जल्दी से हमेशा रिएक्टिव रहता है वो, और जो नहीं कर पाएगा वो लेस रिएक्टिव रहता है। तो इसकी पूरी लिस्ट आपके एनसीईआरटी के बुक में दी गई है और अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो मैंने इसको याद करने का तरीका का जो लिंक है वो भी दे रखा है, आप वहां से जाकर सीख सकते हो। बाकी यहाँ पे आते हैं
हमने कहा होता कैसे, जैसे मान लीजिए Fe था और CuSO4 दोनों को जोड़ा गया तो ये FeSO4 बना Cu। कैसे, ये मान लीजिए Fe था, ये क्या करेगा, इस पे जाके अटैक करेगा, ठीक है। अटैक करते ही जो Cu था, ये Cu क्या होगा, यहाँ से रन आउट हो जाएगा, निकल के बाहर हो जाएगा। जब निकल के बाहर होगा तो आप देखोगे ये पूरा एक साथ बन गया FeSO4 और इसको बेचारे को अलग कर दी गई। तो यही था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे एक और बार देख लो, Zn था हाई रिएक्टिव था, कौन से, Cu से, मतलब जिंक जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसी वजह से ये इस पे अटैक करेगा और इसकी पोजीशन छीन लेगा, तो ये बाहर चला जाएगा और आप देखोगे यहाँ पे फोकस तो ये बन जाएगा, ZnSO4 और Cu को बाहर निकाल देंगे। तो बेसिकली ये जो भी हमने पढ़ा ये आपका रहेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात करते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट की, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहने की बात तो है कि सेम ही होते हैं थोड़ा सा, बस यहाँ पे आपने एक की पोजीशन चेंज कर दी, यहाँ पे दो की पोजीशन होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे A और B था, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये C को हमने ब्लू कलर दे दिया मान लीजिए, अब ये A और C एक साथ हो जाएंगे और B और D को एक साथ कर देंगे। बस रहने का जो लिखने का तरीका है वो आप सिर्फ इतना याद रखना कि जो पहले है, पहले वाला मेटल होता है, किसी भी हम कंपाउंड को बनाते हैं तो जो पहले है वो पहले ही रहेगा और जो बाद में बाद में रहेगा। ऐसा नहीं करना कि AB था और CD था दोनों मिले तो आपने AC लिखा और फिर DB लिख दूं, ठीक है, या AC लिख दूं, लिखा हुआ AC हम सोचें कि CA लिख दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। पहले जो रहेगा वो पहले ही आएगा। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन हमारा बहुत ही इजी है, द रिएक्शन इन विच, जिसमें क्या हो रहा है, नया कंपाउंड तो बन रहा है लेकिन म्यूचुअल एक्सचेंज का मतलब होता है आपस में बदल जाना। दोनों लोग जब आपस में बदलें तो उसे हम म्यूचुअल एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये आयंस के बीच में हो रहा है, बिटवीन टू कंपाउंड्स, किसी भी दो कंपाउंड्स के अंदर। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, ये इतना हिस्सा ले लेता हूं और ये इतना हिस्सा ले लेता हूं, आप देखोगे कि ये जो था इस वाले ने इस पे दिया और जो हमारा Ba था वो बाहर निकल गया। तो जब Ba बाहर निकला तो Ba ने SO4 के साथ बना लिया और Na ने Cl के साथ बना लिया। जैसे अगर और आसान समझे तो मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ और इसको मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ। अब आपको आसान से समझ में आएगा कि देखो Na2 था और Cl2 था, ये दोनों के दोनों थे, मैंने कहा Na और Cl एक साथ मिला दिया तो यहाँ पे NaCl बन गया। दो थे एटम तो दो हमने बना दिया। लेकिन अगर हम Ba की बात करें, SO4 की बात करें, अब आपके दिमाग में क्या आएगा, SO4 पहले आ रहा है, Ba पहले लिख दूं, तो SO4 Ba लिख दूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल कभी हो ही नहीं सकता। इस कंपाउंड में Ba पहले था तो Ba ही पहले आएगा, इस कंपाउंड में SO4 बाद में था तो SO4 बाद में ही आएगा। सेम, और इसका अगर हम नाम की बात करें तो इसका नाम होता है सोडियम सल्फेट, और इसकी बात करेंगे तो बेरियम क्लोराइड था। जब इन दोनों को हमने मिला दिया तो हमारा जो बना क्या था, बेरियम सल्फेट प्लस में सोडियम क्लोराइड था। तो ये बेसिकली था आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने मैक्सिमम पार्ट इस चैप्टर का खत्म कर लिया है, थोड़ा सा और बचा है। डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, कॉम्बिनेशन भी हो गया और डिकम्पोजिशन भी हो गया। चारों के चारों पार्ट हो गए। चलिए देखते हैं पांचवा पार्ट अपना। अब अगर हम इसके फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें दो चीजें आती हैं, पहला ऑक्सीडेशन हो गया और दूसरा रिडक्शन हो गया। दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की, देखो नाम ही से ही दिखा रहा है कि ऑक्सी का मतलब होता है गेन ऑफ, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी सब्सटेंस में यदि ऑक्सीजन बढ़ जा रहा है, जुड़ जा रहा है, तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, या गेन ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है। दूसरा केस या तो ये ना हो रहा हो और क्या हो रहा हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो किसी भी सब्सटेंस में से। यदि हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दें तब भी क्या कहलाया जाएगा, हमारा ऑक्सीडेशन ही कहलाया जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल देखो, हमने पहले लिया था कि कॉपर, हमने ये कॉपर लिया और कॉपर देखो अभी तो सिंगल है, कुछ नहीं है कॉपर के साथ, लेकिन जब हमने प्रोडक्ट की बात करी तो यहाँ पे एक O भी आ गया, ठीक है, मतलब कि एक O का इंक्रीमेंट हुआ। मतलब हम ये कह सकते हैं कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो हम इस केस में कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है। दूसरे केस की बात करते हैं, CuO था और यहाँ पे H2 था। अगर इस केस की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो H2 मतलब हाइड्रोजन गैस थी, और जब हाइड्रोजन के साथ हमने प्रोडक्ट में देखा तो प्रोडक्ट में यहाँ पे देखो आप O भी आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। दैट मींस वी कॉल दैट ऑक्सीडेशन, हम इसको ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। सेकंड केस की बात करते हैं रिडक्शन की, जो दूसरा पार्ट है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस होना, तो ऑक्सीजन को रिड्यूस करा रहे हैं, तो हमने क्या लिखा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में से यदि हम ऑक्सीजन को घटा दें
तब भी रिडक्शन होगा, या तो हम हाइड्रोजन बढ़ा दें तब भी क्या होगा, रिडक्शन में होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लिया है हमने कहा यहाँ देखो CuO था, CuO था, जब प्रोडक्ट बना तो Cu बचा, दैट मींस कि ये जो CuO था, अगर हम यहाँ की बात करें तो ऑक्सीजन था, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब हो गया। जब ऑक्सीजन गायब हो जाता है, रिमूवल ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाया जाता है, रिडक्शन। क्या, तो हमने लिखा है यहाँ पे रिडक्शन। देखिए सेकंड केस की बात करेंगे, ये हाइड्रोजन था यहाँ पे, ठीक है, और ये हाइड्रोजन की अगर हम केस की बात करेंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे गया, और आप ध्यान से देखोगे तो इस हाइड्रोजन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन आ गया, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जो कि किसमें है, ऑक्सीडेशन में। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली बात आती है कि यदि किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों एक सेम रिएक्शन में सेम टाइम पे हो रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन अगर आपके पेपर में आया डेफिनेशन पूछ लेगा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो आप सिंपली लिखना कि रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो। एग्जांपल के लिए दे देना कि इसमें देखोगे आप, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो जब भी किसी एक एक्सपेरिमेंट में, सॉरी, जब भी एक किसी इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब हम अपने लास्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कि है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। अभी हमने देख लिया कि ऑक्सीडेशन बेसिकली होता क्या है। ऑक्सीडेशन में आपने देखा था कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, लेकिन अगर गेन हो रहा है, ज्यादा ऑक्सीजन गेन हो रहा है या ऑक्सीजन गेन हो रहा है, तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है हमारी डेली लाइफ में, वो चीज पढ़ेंगे। बेसिकली हमारे पास दो टर्म्स हैं, पहला है कोरोजन और दूसरा है रेंसिडिटी। दोनों के बारे में देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कोरोजन के बारे में, तो कोरोजन हम ये भी कह सकते हैं कि कोरोजन का मतलब होता है सिंपली कोई भी सब्सटेंस यदि कोरोड हो जाए। जैसे आपने सुना ना रस्टिंग ऑफ आयरन, बोलते हैं ना जंग लग गया, लोहे के ऊपर जंग लग गया, तो वो भी इसी का एग्जांपल है। होता क्या है वो सुनो, कहा गया कभी भी कोई भी मेटल हो, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड, अगर किसी भी मेटल को हम बाहर खुले में रख दें, ठीक है, तो वह सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, किस में रख दिया जाए, मॉइस्चर में रख दिया जाए, और एसिड में या फिर मॉइस्चर में रख दिया जाए या एसिड में रख दिया जाए फॉर सम टाइम, कितने मतलब ये मान लीजिए थोड़े समय तक या ज्यादा देर तक, कितना भी समय लग जाता है, रख दिया। हमने कहा कुछ समय बाद एक लेयर है, किसकी लेयर, हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर जो है उसके ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे कि, और वो क्या करेगा, सबसे पहले तो वीकनेस, किसको वीक करेगा, वो मेटल को वीक कर देगा। हैंस मेटल इज सेड टू बी कोरोड, तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल क्या हुआ है, कोरोड हुआ है। सिंपली अगर इसको आसान भाषा में लेकर देखा जाए, तो जब हमने किसी लोहे को बाहर रखा, आप देखोगे जंग लग जाता है, और जंग लगने के बाद वो बेकार से होने लग जाता है, फिर इसको थोड़ा सा भी बीट किया जाए, तोड़ा जाए या मारा जाए, तो वो टूट जाता है, लोहा होकर टूट जाता है। तो सिंपली कहने का मतलब कोई भी चीज अगर हमने बाहर खुले में रख दी, कुछ देर तक रख दी, मॉइस्चर वगैरह लगेगा और ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होने की वजह से हाइड्रेटेड ऑक्साइड उसके ऊपर लेयर चढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और वो लास्ट में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल अभी हमने बात करा, तो सबसे मेन एग्जांपल की बात वही कर लेते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन का रस्ट लग जाना, जंग लग जाना, ब्लैक कोटेड ऑन सिल्वर एक्सेट्रा। जैसे अगर आप लोगों ने चांदी की अंगूठियां या चांदी की कुछ भी सामान पहना होगा, तो आपने देखा होगा उसमें ब्लैक कलर का कोटेड हो जाता है सिल्वर के ऊपर, तो ये भी इसी का एग्जांपल है। अगर हमें इससे बचना है, तो इससे हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है वो कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, या फिर हम उस पर पेंट चला सकते हैं। जैसे हम लोहा देखा ना, बोला जाता है कि लोहे को यदि हम पेंट कर दिया जाए तो जंग नहीं लगेगा, तो वो भी हम कर सकते हैं इजीली इसमें, ठीक है। और अब आता है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है रेंसिडिटी। अगर रेंसिडिटी की बात किया जाए तो जब क्या होता है, ये भी ऑक्सीडेशन का पार्ट है, लेकिन किस किस चीज का, फैट का हो या ऑयल्स हो, तो फैट या ऑयल अगर इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम इसको रेंसिडिटी में रखेंगे। होता क्या है, जब इसको हम बाहर रख देते हैं हवा के अंदर, तो वो रेंसिडिटी हो जाता है, फैट या फिर ऑयल सब्सटेंस को रखते हैं, जैसे जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत ही बैड स्मेल, सड़े गले का स्मेल आने लग जाता है, और खाने में भी उसका टेस्ट क्या होता है, खराब हो जाता है। तो खाना खराब हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि खाने में नहीं रखा जाता। यदि जैसे चिप्स है उसको बाहर रख दो खुले में तो खराब हो जाएगा, लेकिन पैकेट में आता है तो कितने दिनों तक रहता है, लेकिन खराब नहीं होता। वो होता क्यों है वो देखते हैं।
हमने कहा जब हमें इसको बचाना है, हमें प्रिवेंशन करना है, तो या तो हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल दें जो ऑक्सीडेशन ना होने दे, वो डाल सकते हैं। और हमारे पास यह ऑप्शन है कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर। यदि हम किसी भी सामान को, खाने वाले सामान को हम बाहर रख रहे हैं, तो बाहर रखते समय हमें बस एक बात का ध्यान में रखना है कि वो हवा में खुले ना रहे, बंद रहे कंटेनर, पैक। और लास्ट वन जो आपने बहुत बार सुना होगा, यूज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, यूज ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। बहुत कॉमन एग्जांपल है, जो आपने देखा होगा चिप्स वगैरह लेने जाते हैं तो उसमें जो आप बोलते हैं ना हवा भरी होती है, वो हवा इसलिए भरी होती है, वो नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन भरी रहेगी जिसकी वजह से क्या होगा, एयर नहीं रहेगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा, स्मेल नहीं होगा, और खाने में बैड टेस्ट भी नहीं आएगा। और सबसे लास्ट की बात करते हैं, जो मेन है, जो हम अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर, मतलब जिसको आप फ्रिज कहते हो। तो रेफ्रिजरेटर में आप देखोगे सब्जियां वगैरह हर चीज रख देते हैं हम, तो वो खराब नहीं होती, क्योंकि वो टेम्परेचर को क्या कर देता है, कम करके रखता है। तो ये था हमारा ओवरऑल पूरा का पूरा चैप्टर। इसको एक बार लिख लो, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ। और उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना, इतना टाइम में तो नहीं लिख पाओगे। अब यहां तक अगर समझ में आया हो, ठीक है, या कोई टॉपिक रह गया हो, नहीं समझ में आ रहा, कोई एग्जांपल आपके मन में आया और उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा कमेंट्स हो मैं आंसर ना दूं, मैं आंसर जरूर दूंगा, आपको उसको समझा भी दूंगा। और अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, ज्यादा बच्चों ने सेम चीजें पूछी, तो मैं उसका एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। तो इस चैप्टर की तो पूरी सीरीज देख ली हमने, ठीक है। इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं या फिर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उन सभी के सभी का मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी देख लेना आप लोग। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हैं, ताकि आप सभी को ऐसी सारी की सारी क्लासेस की वीडियोस रोजाना मिले, ट्यूशन ना जाना पड़े। ठीक है, ये बात मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी आप लोगों को, आज भी बता रहा हूँ। पैसे बचाएं, क्लास रेगुलरली लें। बस ये है कि पैसे आप तभी बचा सकते जब आपके मन में हो पढ़ना। बाकी कुछ ना समझ में आए तो बता देना, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा। अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय, अपना ख्याल रखना।